नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लिबर्टी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री के अध्याय ठोस प्रावस्था का मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एक ही वीडियो में ठोस प्रावस्था के सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप मेरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा केमिस्ट्री का अध्याय एक है ठोस प्रावस्था। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कहीं भी आप देखा जाए तो पदार्थ विद्यमान है आपका, अर्थात कोई भी चीजें एक पदार्थ कहलाता है। और ये जो पदार्थ होते हैं 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या तो आपको ठोस रूप में मिलेगा, या द्रव रूप में मिलेगा, या गैस के रूप में मिलेगा। ये जो पदार्थ है इसका यदि सूक्ष्मतम इकाई आप देखेंगे तो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु, जिसको हम लोग कण कहते हैं। जिस प्रकार से आप जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि शरीर का सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका, उसी भी प्रकार से किसी भी निर्जीव जो वस्तुएं हैं आपका, उसकी सूक्ष्मतम इकाई होती है कण। अर्थात कणों के ही संयोजन से पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप पूरे विश्व में, आप पूरे किसी भी जगह पे कहीं भी यदि आपको कोई चीज दिखाई देता है तो वो कण से मिलकर ही बना है आपका। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कण। और चूंकि दोस्तों कण जो है गोलाकार होता है, कण की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होता है। तो आज हम इन पदार्थों के ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और अभी एक चौथी अवस्था की भी खोज हुई है, प्लाज्मा, जो कि कुछ तारे हैं, तारों में कुछ पाए जाते हैं प्लाज्मा के गुण। प्लाज्मा मतलब ये है कि अभी तक आपने देखा होगा जो भी परमाणु होते हैं उसके नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ है, चौथी अवस्था है, जिसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया गया है। तो कुछ उदाहरण के लिए आप तारे देख सकते हैं। इसके अलावा एक 5वीं अवस्था होती है आपका अति चालक पदार्थ। चालक, कुचालक, अर्धचालक, अभी मैं आपको इस पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो अति चालक पदार्थों की भी खोज हो चुकी है। तो दोस्तों बेसिक रूप से देखा जाए तो पदार्थ की 3 ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हमारा टॉपिक जो है ठोस प्रावस्था है, तो मैं आपको द्रव और गैस का अध्ययन नहीं कराऊंगा, मैं केवल यहाँ पे आपको ठोस अवस्था का अध्ययन कराऊंगा। तो दोस्तों आप पिछले क्लास से पढ़ते आए हैं, ठोस, द्रव और गैस की कई परिभाषाएं हैं। जैसे सिंपल सा परिभाषा आप 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए आए हैं कि वे जिसमें अवयवी जो कण हैं पास पास अर्थात प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठोस कहलाते हैं। जबकि द्रव में आप देखते हैं कि वो कण का जो अरेंजमेंट है थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में कण जो है बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ठोस प्रावस्था। देखिए दोस्तों, ये जो ठोस है यदि देखा जाए तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा ठोस होते हैं आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो वे ठोस देखिए दोनों मिल है क्या? ठोस कण से ही मिलकर बने हुए हैं। तो वे ठोस जिनमें जो कण होते हैं, वो जो अरेंजमेंट है कण का, वो नियमित क्रम में होते हैं, अर्थात एक के ऊपर एक अरेंजमेंट होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ये जो कण है, कण चूंकि गोलाकार होते हैं, तो इसका देखिए अरेंजमेंट एक के बाद एक ऐसा इस रूप में यदि अरेंजमेंट रहे तो ये जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अर्थात देख सकते हैं कण जो है नियमित व्यवस्थित रूप में अरेंजमेंट है इसका, और इसकी जो ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों का अरेंजमेंट जो है नियमित नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं कि कण अनियमित रूप से आपको दिखाई देंगे। इसमें क्या इसमें आपको कण नियमित रूप से व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो ये कहलाता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अर्थात
जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, जिसका कणों का अरेंजमेंट नियमित रूप से नहीं होता, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जिनमें कणों का अरेंजमेंट देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, तो ये जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जैसे कि आपका नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये सब क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आपका अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे कि आप लोग पॉलीथीन देखे होंगे, जितने भी पॉलीमर्स हैं, बहुलक पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो बेसिक रूप से यदि कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु है उसका अरेंजमेंट कैसा रहता है, नियमित क्रम में, अर्थात एक के बाद एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज किए रहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए आपका कणों की जो व्यवस्था है वो एक नियमित क्रम में नहीं रखा गया है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के। देखिए दोस्तों, अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय ठोस का कहानी यहीं से समाप्त हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस की ओर। तो क्रिस्टलीय ठोस देखा जाए दोस्तों, तो क्रिस्टलीय ठोस को कणों की आकृति के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है आपका आणविक ठोस, दूसरा होता है आपका आयनिक ठोस, तीसरा होते हैं आपका सहसंयोजी ठोस और चौथा होता है आपका धात्विक ठोस। तो देखिए दोस्तों, ये क्रिस्टलीय ठोस के 4 जो विभाजन किए गए 4 भागों में, तो किस आधार पर विभाजन किया गया है। तो आपने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कण की आकृति है वो ज्यामिति निश्चित होती है और अरेंजमेंट क्या रहता है, नियमित व्यवस्थित में अरेंजमेंट रहता है। तो देखिए, अब कण जो है एक्चुअल में 3 प्रकार से होते हैं। या तो आयन के रूप में रहेंगे, धन आयन, ऋण आयन, या तो परमाणु के रूप में रहेंगे, या तो अणु के रूप में रहेंगे। अर्थात आयन, परमाणु या अणु क्या कहलाते हैं, ये तीनों कण कहलाते हैं। तो देखिए, वे ठोस जिसमें जो अवयवी कण है वो अणु के रूप में रहते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं आपका। और जिसमें जो कण है वो आपका परमाणु के रूप में रहते हैं, वो आपका सहसंयोजी ठोस कहलाता है। और जिसमें धन आयन या ऋण आयन के रूप में रहते हैं, वे ठोस क्या कहलाते हैं, आपका आयनिक ठोस कहलाते हैं। और जिसमें केवल धन आयन ही विद्यमान हो, वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि आणविक ठोस में जो है 3 प्रकार से बांटा गया आणविक ठोस को। एक होते हैं आपका अध्रुवीय, दूसरा होता है ध्रुवीय और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध ठोस। अर्थात देखिए, जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो आणविक ठोस कहलाता है। जैसे अध्रुवीय में देखिए हाइड्रोजन मिलकर के H2 बनाते हैं, ये कहलाएगा आपका अध्रुवीय ठोस। O2, O3, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु Cl2। देखिए, इसमें क्या है, अध्रुवीय में एक ही प्रकार के परमाणु आपस में सहयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका अध्रुवीय ठोस। और जो आपके परमाणु हैं वो प्रबल दुर्बल वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं, जैसे कि H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, 2 अलग अलग परमाणु हैं और आपस में क्रिया करके HCl बना लेते हैं, तो HCl जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। अर्थात ये जो है द्विध्रुव बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जब हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन क्रिया करता है तो इससे बने ठोस को हाइड्रोजन बंध ठोस कहा जाता है। तो ये आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं। अध्रुवीय, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करके बनाते हैं, ध्रुवीय जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु संयोग करते हैं, और हाइड्रोजन बंध जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जब क्रिया कर लेता है तो वहां पे हाइड्रोजन बंध बनता है और वैसे ठोस को
हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस कहते हैं। देखिए दूसरा है आपके आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में आपके जो अणु होते हैं अर्थात जो आपके परमाणु होते हैं उसमें धन और ऋण आयन दोनों विद्यमान रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए तो NaCl जो है आयनिक ठोस है क्योंकि इसमें सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कण विद्यमान होते हैं। तो ऐसे ठोस को जो है आयनिक ठोस कहा जाता है। अर्थात ऐसे ठोस जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों विद्यमान हो आयनिक ठोस कहलाते हैं और ये आयनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तीसरा होता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में जो अणु है वो परमाणु के रूप में रहते हैं। सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजी बंध तो आप जानते ही हैं, जब दो अलग अलग प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणु समान इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उससे बना जो ठोस है सहसंयोजी ठोस कहलाता है आपका। अर्थात समान, देखिए जैसे कि आपको H2 इसमें देखिए H2 एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बना बंध है सहसंयोजी बंध कहलाता है आपका। और जो आपका जो ठोस है वो आपका सहसंयोजी ठोस कहलाता है आपका। तो सहसंयोजी ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु के रूप में रहते हैं और जो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और जो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। चौथा होता है आपका धात्विक ठोस। धातु तो जानते हैं आप, जिसमें केवल कण जो है धन आयन, केवल धन आयन ही विद्यमान रहते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे धातु के रूप में आप देख सकते हैं लोहा, कॉपर, तांबा, कांसा, ये सब जितने भी धातु हैं वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। अर्थात उसमें केवल धन आयन ही उपस्थित रहते हैं और ये जो धन आयन है आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये क्रिस्टलीय ठोस के जो 4 भागों में बांटा गया है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए आणविक ठोस में के रूप में रहेंगे, आयनिक ठोस में धन और ऋण दोनों के रूप में रहेंगे आयंस, और सहसंयोजी ठोस में जो आयंस रहेंगे वो बराबर का साझा करेंगे। आपका 2 इलेक्ट्रॉन पहला परमाणु दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु भी उसको देगा। और धात्विक ठोस में आपके केवल धन आयन के रूप में जो है कण विद्यमान रहेंगे। दोस्तों समझ में आए आप? देखिए दोस्तों अब क्रिस्टलीय ठोस के 4 भाग तो आप पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक। अब जो ठोस होते हैं वो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं अर्थात वो क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। तो देखिए जो ठोस होते हैं वो एक जालक संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। यदि इस क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम इकाई देखा जाए तो उस इकाई को कहते हैं इकाई सेल। अर्थात ये इकाई सेल है। इस इकाई सेल जो आपके क्यूबॉइड के फॉर्म में है, घनी रूप में है, ऐसे ढेर सारे इकाई सेल को आप यदि बार बार अरेंज कर दो एक साथ तो जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो क्रिस्टल जालक का परिभाषा कुछ ऐसा रहेगा कि त्रिविम आकाश में, देखिए तीनों दिशाओं में त्रिविम आकाश में इकाई सेल को ही एकक सेल कहा जाता है। तो त्रिविम आकाश में एकक सेलों के नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। देखिए एकक सेल, बहुत सारे एकक सेल का अरेंज करके क्या बनाया गया है, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या होगा, त्रिविम आकाश में एकक सेल के नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए इकाई सेल क्या है, तो इकाई सेल क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये आपका परिभाषा रहेगा, इकाई सेल, एकक सेल। आया समझ में? तो देखिए कैसे परिभाषा देंगे आपको, इकाई सेल क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और ये जो सबसे जो छोटा रूप है आपका क्रिस्टल जालक का, इकाई सेल,
ये इकाई सेल आपका 3 प्रकार के होते हैं। इसकी संरचना 3 प्रकार की होती है। पहला इकाई सेल की संरचना है आपका सरल घनीय सेल। सरल घनीय सेल में जो अवयवी कण है, ये जो आप इकाई सेल देख रहे हो, उसके कोनों पर स्थित होते हैं। और दूसरा होता है आपका अंतःकेंद्रित घनीय सेल। इस अंतःकेंद्रित घनीय सेल में जो अवयवी कण है, कण गोलाकार होते हैं, वो आपके कोनों में स्थित होते हैं और कोनों के अतिरिक्त एक कण जो है केंद्र पर स्थित होता है। जबकि तीसरा जो आपका फलक केंद्रित घनीय सेल है, इस संरचना में अवयवी कण कोनों में तो स्थित होते ही हैं, अर्थात कोनों के अलावा फलक 6 फलक होते हैं एक घन में, तो 6 फलकों पर भी एक एक कण आपका स्थित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको इकाई सेल पूछा जाए तो इकाई सेल के आपके 3 प्रकार होते हैं, सरल घनीय सेल, अंतःकेंद्रित घनीय सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल। तो सरल घनीय सेल की परिभाषा है वे घनीय संरचना जिसमें अवयवी कण एकक सेल के कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनीय सेल कहलाते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो कण है आपके कोनों पर स्थित है। और इसमें यदि आपको परमाणु संख्या निकालना है तो देखिए टोटल कितने कोने हैं, 8 कोना। और कितने परमाणु हैं 8 कोने पे, टोटल 8 परमाणु। तो यहाँ पे मैंने 8 गुना 1/8 लिखा है, अर्थात एक कोना पर कितना बचेगा, 1 परमाणु। तो सरल घनीय सेल की परमाणु संख्या होता है आपका 1। दूसरा है आपके अंतःकेंद्रित घनीय सेल। तो नाम से स्पष्ट है, आपके कोनों के अतिरिक्त कहां होंगे, अंतःकेंद्र, मतलब बीच केंद्र में एक कण उपस्थित होंगे। तो देखिए वे घनीय संरचना जिसमें अवयवी कण एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित हो, अंतःकेंद्रित घनीय सेल कहलाता है। और इसमें परमाणु संख्या निकालना है तो सेम 8 कोने में 8 परमाणु हैं, तो एक कोने पर 1 परमाणु आएगा। और केंद्र पर एक कण कहां है, केंद्र पर, तो +1। तो आपका अंतःकेंद्रित घनीय सेल की परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 2। तीसरा है आपके फलक केंद्रित घनीय सेल। नाम से स्पष्ट है, फलक, अर्थात कोना में तो स्थित ही रहेगा और कोनों के अलावा 6 फलक होते हैं घन में। तो देखिए ये साइड वाले फलक में ये कण है बीचों बीच केंद्र पर, ये साइड वाले फलक के कण ये, ऊपर वाले फलक पर ये, नीचे वाले फलक पर ये, और ये जो बड़ा फलक दिख रहा है सामने वाला उस पर ये कण, और ये जो पीछे वाला फलक दिख रहा है उस पर ये कण स्थित है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वे घनीय संरचना जिसमें अवयवी कण एकक सेलों के कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित हो, फलक केंद्रित घनीय सेल कहलाते हैं। और इसमें देखिए परमाणु संख्या कोनों पर है तो 8 कोना है, तो 8 × 1/8 मतलब एक कोना पर 1 परमाणु। ऐसे ही फलकों की संख्या, तो फलकों की संख्या 6 फलक है और एक कण जो है 2 फलकों के संपर्क में है, इसलिए मैंने 1/2 का यहाँ पे गुणा किया। जैसे देखिए ये जो कण है आपका, ये ऊपर वाला फलक के संपर्क में भी है और ये जो पीछे वाला फलक है इसके संपर्क में भी आ रहा है। जैसे आप ये वाला कण को देखिए, ये कण नीचे फलक में भी दिखाई दे रहा है आपको और ये सामने वाला फलक में भी ये कण दिखाई दे रहा है। तो ऐसे एक कण जो है 2 फलकों के संपर्क में होता है, इसलिए यहाँ पे 1/2 का गुणा किया जाता है। तो फलक केंद्रित घनीय सेल की परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 4। देखिए दोस्तों, इसके अलावा आता है टॉपिक आपका समन्वयन संख्या। टॉपिक समन्वयन संख्या। देखिए दोस्तों, समन्वयन संख्या किसे कहा जाता है, किसी भी परमाणु के चारों ओर जितने भी अन्य परमाणु उपस्थित रहते हैं उसकी संख्या को उस परमाणु का समन्वयन संख्या कहते हैं। लेकिन जो परमाणु के पास में स्थित हो उसको गिना जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु है और इसके चारों ओर 1 2 3 4 5 6 परमाणु, तो इसके समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा, 6। देखिए इस परमाणु के चारों ओर 1 2 3 4 5 6 परमाणु है, तो इसकी समन्वयन संख्या कितना होगा, 6। अब चलिए देखिए, इसी परमाणु के चारों ओर यहाँ पे एक परमाणु रख देता हूं, इधर एक परमाणु रख देता हूं। अब इस परमाणु की समन्वयन संख्या देखा जाए तो देखिए अब टोटल कितने परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आपको इस परमाणु के जो पास में स्थित है उस परमाणु को गिनना है। जैसे देखिए इस परमाणु के लिए ये दोनों परमाणु एक ही सीध में है, तो दोनों में से एक को लेना होगा जो पास में है उसको।
इस परमाणु के लिए दोनों देखिए, दोनों एक ही सिद्ध में है, तो दोनों में से आपको पास वाले को गिनना है। तो इस पर अभी भी इस परमाणु की परमाणु तो 8 है, लेकिन इसकी समन्वय संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अर्थात इस परमाणु की भी समन्वय संख्या हो जाएगा 6। तो समन्वय संख्या का परिभाषा होता है दोस्तों, किसी भी परमाणु आयन या अणु के चारों ओर समीप स्थित परमाणु अणु या आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। अर्थात यदि किसी परमाणु के समन्वय संख्या 6 है, इसका मतलब यह है कि उस परमाणु के चारों ओर 6 और अन्य परमाणु भी स्थित हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज सरल घनी सेल, अंतःकेंद्रित घनी सेल और फलक केंद्रित घनी सेल की समन्वय संख्या क्या होगा, चलो जानते हैं हम। देखिए दोस्तों, सरल घनी सेल में देखिए, यदि आप इस परमाणु पे खड़े होकर देखेंगे, यदि इस परमाणु से गिनना स्टार्ट करेंगे तो इसके पास में 1 2 3 4 5 6, अर्थात सरल घनी सेल की समन्वय संख्या कितना हो जाएगा आपका 6, क्योंकि इस परमाणु से देखने पर ये दोनों परमाणु एक ही सिद्ध में दिखाई देंगे। तो आपको केवल पास वाले परमाणु को लेना है, दूर वाले परमाणु की गणना नहीं करनी है। तो इस प्रकार से सरल घनी सेल की समन्वय संख्या कितना हो जाएगा 6। वैसे ही देखिए, अंतःकेंद्रित घनी सेल के समन्वय संख्या देखेंगे तो आप इस परमाणु से गिनिए आप, तो इस परमाणु के लिए जितने भी परमाणु स्थित है सभी का डिस्टेंस एक समान। देखिए, ये परमाणु सेंटर में स्थित है और बाकी सभी कोने में है। तो इस परमाणु से यदि परमाणु संख्या गिनेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात अंतःकेंद्रित घनी सेल के समन्वय संख्या हो जाएगा आपका 8। उसी प्रकार फलक केंद्रित घनी सेल में देखिए, आप इस परमाणु से गिनिए आप समन्वय संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि इस परमाणु से देखने पर ये दोनों परमाणु एक सिद्ध में दिखाई देंगे, और आपको जब एक सिद्ध में परमाणु दिखाई देते हैं तो केवल आपको पास वाले परमाणु की गणना करना है, दूर वाले का नहीं करना है। तो इस प्रकार फलक केंद्रित घनी सेल की समन्वय संख्या हो जाएगा आपका 12। तो याद रखिए दोस्तों, सरल घनी सेल की समन्वय संख्या 6, अंतःकेंद्रित का 8 और फलक केंद्रित की समन्वय संख्या 12 होता है। ठीक है दोस्तों, आया इतना समझ में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल घनिष्ठ संकुलन या फिर क्रिस्टलीय संरचना। अब चलिए देखेंगे कि ये जो ठोस होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं। उसको एक दिशा अर्थात एक वे में देखने से कैसे दिखाई देता है, द्विवे में देखने से कैसे दिखाई देता है, या त्रिवे में देखने में कैसे दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो कण है वो गोलाकार होते हैं, तो गोलाकार कणों का अरेंजमेंट करके दिखाता हूं। तो पहला आता है आपका क्रिस्टलीय घनी संकुलन में एक विमीय संकुलन। तो पहला आप देखिए एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन में दोस्तों कण को आप इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं, अर्थात एक जो कण है आपका अन्य दो कणों को संपर्क कर रहा है। देखिए, कण गोलाकार होते हैं, तो एक विमीय में आप किसी भी आप ठोस को देखो तो उसके कण जो है आपका एक पंक्ति में दिखाई देंगे, अर्थात एक विमीय संकुलन में ऐसी संरचना जिसमें एक कण अन्य दो कणों के संपर्क में स्थित होता है और एक पंक्ति के रूप में रहता है, उसे एक विमीय क्रिस्टलीय संकुलन कहा जाता है। और इसमें देखिए समन्वय संख्या देखेंगे आप, तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक परमाणु अन्य दो परमाणु के संपर्क में है। आप ये देखेंगे तो ये परमाणु तो एक ही सिद्ध में है, ये दूरी में हो जाएगा, तो इस परमाणु के लिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगी इसका 2। वैसे ही आप देखिए द्विविमीय में कणों का अरेंजमेंट देखिए, द्विविमीय में यदि कणों का अरेंजमेंट देखेंगे तो आप गोलाकार कणों को इस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक पंक्ति में रखकर, या इस प्रकार से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका, या तो अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है द्विविमीय में, ये ऐसा सीधे सीधे एक गोले के ऊपर एक अरेंजमेंट। तो देखिए, यदि आप द्विविमीय में देखेंगे तो द्विविमीय में दो प्रकार की संरचना दिखाई देगी।
इस संरचना में देखिए एक गोला जो है अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये देखिए आपका। और इस संरचना में देखिए गोलों का ये जो अरेंजमेंट है, एक गोला जो है अन्य 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो ये जो संरचना है, ये जो 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसको षटकोणीय संरचना कहते हैं, षटकोणीय संरचना। और ये जो संरचना है इसको वर्ग संकुलन कहते हैं, अर्थात एक वर्ग के रूप में दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए, जब आप ठोस अवस्था में जो कण रहते हैं उसकी संरचना को 2 दिशाओं से देखेंगे तो आपको या तो षटकोणीय संरचना दिखाई देगा या तो वर्ग संरचना दिखाई देगा। तीसरा होता है आपका त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना, यदि आप तीनों दिशाओं से देखेंगे तो आपको जो गोलाकार कण है उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। ये इस प्रकार से 8 गोले हैं 8 कोने में, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अर्थात 8 गोले का अरेंजमेंट कुछ ऐसा कीजिए आप, ये लीजिए, ये 8 गोला हो जाएगा आपका, इधर से ये ऐसा, इस टाइप से कुछ ऐसा संरचना दिखाई देगा। अर्थात ये जो है आपका एक घनी संरचना का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग एकाक सेल कहते हैं। अर्थात यदि आप किसी ठोस को तीनों दिशाओं से देखते हैं त्रिविमी से, तो उसमें जो अवयवी कण रहते हैं एक घन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको घनी संरचना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो आप किसी भी ठोस को यदि एक दिशा से देखेंगे उसके कणों को, तो आपको एक पंक्ति के रूप में दिखाई देगा। यदि आप 2 दिशाओं से देखेंगे द्विविमीय से, तो आपको षटकोणीय वर्ग रूप में दिखाई देगा, और त्रिविमीय देखेंगे तो आपको घनी रूप में दिखाई देगा। तो द्विविमीय देखिए, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगा 6, क्योंकि एक गोला जो है अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसकी समन्वय संख्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि एक गोला जो है अन्य 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि द्विविमीय संकुलन पूछा जाए तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, इस प्रकार की संरचना में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करे, तो इससे प्राप्त संरचना को षटकोणीय संकुलन संरचना कहते हैं। और इसमें इस प्रकार की संरचना में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करे तो प्राप्त संरचना वर्ग संकुलन कहलाता है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय संरचना। अर्थात आप ठोस को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक है दोस्तों रिक्तियां। रिक्तियां क्या होता है देखिए पहले। चूंकि कण जो है गोलाकार होते हैं, तो गोलाकार कणों का अरेंजमेंट आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो गोलाकार कण इस प्रकार से अरेंज करेंगे एक के ऊपर एक, या तो उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। इसके अलावा आप गोलाकार अरेंजमेंट किसी और अन्य तरीके से नहीं कर सकते। केवल गोलाकार कण जो है जिसकी संरचना 2 प्रकार से हो सकती है। तो देखिए, एक प्रकार का संरचना हो सकता है जिसमें एक गोला 4 गोलों को स्पर्श करे, और दूसरी संरचना हो सकता है जिसमें एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करे। जैसे कि हमने अभी जस्ट द्विविमीय संकुलन में देखा, ये आपका षटकोणीय संकुलन और ये वर्ग संकुलन। तो देखिए दोस्तों, ये जो कण रहते हैं गोलाकार कण, इनका जो अरेंजमेंट रहता है एक दूसरे को देखिए स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके मध्य जो खाली जगह बच रहा है, इसी जगह को बोला जाता है रिक्तियां बोला जाता है। देखिए, ये 6 गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक गोला एक गोलों को स्पर्श करे। तो देखिए, इसके मध्य भी जो ये खाली स्पेस बच रहा है, इसी खाली स्पेस को अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। तो देखिए, जब 4 गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करे, तो इसके बीच में जो जगह बच रहा है इसको बोलेंगे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। और जब 6 गोलों को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करे, और इसके बीच में जो खाली जगह बचता है उसको हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अर्थात देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 गोलों को मैं रख रहा हूं ये अरेंज करके, ये लीजिए। तो यहाँ पे जो बीच जगह बच रहा है खाली स्पेस, यही जो स्पेस है आपका चतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाता है। और 6 गोलों का अरेंजमेंट कीजिए, ये लीजिए, ये 6 गोला, ये ऐसा। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस बचेगा
वो कहलाएगा आपका अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाएगा। ये लीजिए, जैसे ये इस प्रकार की, तो इस प्रकार की संरचना होती है अष्टफलकीय रिक्तियों का, और इस प्रकार की संरचना होता है आपका चतुष्फलकीय रिक्तियों का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में आप गोलों को रखें अर्थात गेंद रखें, तो गेंद रखेंगे तो इस प्रकार से देखिए गेंद गोलाकार होता है, तो कहीं ना कहीं गेंद पूरी जगह को नहीं घेरेगा, अर्थात कुछ ना कुछ जगह खाली बचेगा। ये देखिए गेंद के रखने पर जो जगह खाली बच रहा है, इसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां। और जितना जगह ये गोला घेर लिया, अर्थात जितने जगह गोलों द्वारा घेरा गया, इस घेरे गए जगह को बोलते हैं हम लोग संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक कहते हैं। अर्थात जो गोलाकार कण होते हैं किसी ठोस में, जब उसकी व्यवस्था होती है तो जितना % भाग को गोलाकार कण घेर लेता है उस भाग को कहते हैं संकुलन क्षमता, और जितना जगह खाली बच जाता है उस जगह को कहते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां। तो आप देखेंगे दोस्तों, जो सरल घनी सेल होती है उसकी संकुलन गुणांक होता है 52.36%। अर्थात सरल घनी सेल में जो कण होते हैं केवल 52.36% ही घिरा जाता है, बाकी बचा हुआ स्पेस जो है खाली रहता है, जिसे हम लोग अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। वैसे ही जो आपके अंतःकेंद्रित घनी सेल है उसमें आपका जो देखेंगे गोलाकार कण जो होते हैं वो केवल 68% एरिया ही घेरता है, बाकी जो है आपका शेष बच जाता है जगह, उसको अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। और फलक केंद्रित घनी सेल जो है वो आपका 74% जगह घेरता है, बाकी क्या रहता है आपका शेष रह जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका एक घनी सेल है आपका, इस घनी सेल में चूंकि सरल घनी सेल में 8 गोले लेने हैं, तो 8 गोला आप ऐसे अरेंज करके रखिए इसमें 8 कोनों में। तो ये देखिए कितना स्पेस घेरा, केवल आपका जो घनी संरचना है उसका 52.36% स्पेस ही ये कर घेरेंगे, बाकी खाली रहेगा। उसी प्रकार अंतःकेंद्रित में एक गोला और बढ़ा दो तो ये 68% जगह घेर लेगा, बाकी जो है खाली रहेगा। और फलक केंद्रित में लेंगे तो और 6 गोला रख लीजिए, ये लीजिए, तो ये टोटल आपका 74% ही आपका गोला घेर पाएगा, अर्थात जो कर है 74% एरिया को ही कवर कर रहा है, बाकी एरिया खाली बच जा रहा है। तो खाली बची जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं, और जितना स्पेस ये गोलाकार कण घेर रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग संकुलन गुणांक। तो याद रखिएगा, सरल घनी सेल के संकुलन गुणांक 52.36 होता है, अंतःकेंद्रित का 68 और फलक केंद्रित का 74 होता है। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात अर्थात जैसे कि क्या होता है, कई ठोस में आपका धन आयन और ऋण आयन दोनों स्थित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक यदि लेंगे आप तो वो जो नमक ठोस है उसमें धन आयन भी है और ऋण आयन भी है। तो धन आयन और ऋण आयन के जो त्रिज्या का अनुपात होता है उसको हम लोग त्रिज्यानुपात कहते हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए आपका त्रिज्यानुपात होता है 0.225 और अष्टफलकीय रिक्तियों के लिए होता है त्रिज्यानुपात 0.414। अर्थात देखिए जैसे चतुष्फलकीय रिक्तियों में देखिए ये 4 गोला है, ये धन गोला है, इसका त्रिज्यानुपात, और ये जो खाली बच रहा है इसका जो गोला बनेगा इसका एक त्रिज्यानुपात। तो ये दोनों का जो त्रिज्यानुपात है वही कहलाता है आपका त्रिज्यानुपात। अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए ये बड़ा गोला का त्रिज्या और ये छोटे गोले का त्रिज्या, दोनों का अनुपात कितना निकलेगा आपका, चतुष्फलकीय के लिए निकलेगा 0.225। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का त्रिज्यानुपात होता है 0.225। और आप वैसे ही देखेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां, इसका होता है 0.414। अर्थात जो बड़े गोले रहेंगे उसकी त्रिज्या लेंगे आप, और जो छोटे बीच में जो खाली स्पेस बच रहा है उसकी त्रिज्या लेंगे। जैसे इसमें देखिए कहीं न कहीं एक छोटा सा गोला बनेगा जो खाली स्पेस है उसमें, तो वो इस गोले की त्रिज्या, और ये जो बड़ा गोला है उसके त्रिज्या, इसी के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चतुष्फलकीय के लिए त्रिज्यानुपात 0.225,
और अष्टपद के लिए त्रिज्यीय अनुपात 0.414 होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टल घनत्व। क्रिस्टल घनत्व निकालने के लिए तो आपको तो पता है दोस्तों कि क्रिस्टल घनत्व में आपका घनत्व का सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये आपका सूत्र है। तो घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान कणों का द्रव्यमान होता है ये। लेकिन किसी क्रिस्टल में कितने कण हैं, कितने परमाणु हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जेड लगा देता हूँ। ये जेड दर्शाता है कि परमाणु की संख्या, अर्थात परमाणु की संख्या और उसका द्रव्यमान, तो टोटल द्रव्यमान पता चल जाएगा। और आयतन तो किसी भी आप देखेंगे जो घन होता है, चूंकि क्रिस्टल आपका घनी रूप में रहते हैं, तो घन का आयतन होता है 1/3। तो मैंने लिख लिया 1/3 और साथ ही साथ इसमें मैंने गुणा कर लिया एवोगैड्रो संख्या का। तो ये होता है किसी भी क्रिस्टल का घनत्व। तो किसी भी क्रिस्टल का घनत्व होता है आपका Zm अपॉन 1/3 इंटू N0, जहां N0 क्या है, एवोगैड्रो संख्या जिसका मान होता है 6.023 गुणित 10⁻23। ये होता है एवोगैड्रो संख्या का मान। तो इस सूत्र से भी आपको काफी निवेदन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको परमाणु की संख्या है J, M परमाणु का द्रव्यमान है, A आपका जो घनी से है उसकी भुजा है, और N0 क्या है, एवोगैड्रो संख्या। तो इस सूत्र से भी आप किसी भी क्रिस्टल का घनत्व या फिर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ठोसों में अपूर्णता। अब देखते हैं कि ठोस में क्या क्या त्रुटि हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आप देखते हैं कि ठोस की संरचना जो एक नियमित व्यवस्था होती है इस प्रकार की रहती है। इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब जिस ठोस में धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर होता है, वह जो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जिस ठोस में आपका धन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात क्या रहेगा, बराबर, तो उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होगा वह त्रुटि क्या कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि कहलाता है। और जिस ठोस में ये जो धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर नहीं होता, वह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक दोष है ये दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि। तो शॉर्टकी त्रुटि का अर्थ ये है जब किसी ठोस में जो धन आयन और ऋण आयन है वो अपने स्थान से पूर्णतया गायब हो जाते हैं। जैसे देखिए, एक धन आयन और एक ऋण आयन गायब हो गया, तो ये जो दोष है आपका शॉर्टकी त्रुटि कहलाता है। और ये दोष तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि किया जाए। जब किसी ठोस को आप गर्म करोगे तो उसके जो अणु हैं अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे त्रुटि को क्या कहा जाता है, शॉर्टकी त्रुटि। और यदि जब ये जो धन आयन है ये अपना स्थान छोड़कर यदि जो बीच में रिक्त स्थान दिख रहे हैं जिसको अंतराकाशी रिक्त स्थान कहते हैं, वहां पे यदि आ जाए तो इसको जो है फ्रेंकेल त्रुटि कहा जाता है। अर्थात जब किसी ठोस में धन आयन अपना स्थान छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो इसको फ्रेंकेल त्रुटि कहा जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, दोनों में धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर है, इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक दोष नहीं। शॉर्टकी त्रुटि में भी हमने देखा धन आयन और ऋण आयन स्थान अपने स्थान से गायब हो गए, लेकिन धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर था, इसलिए ये भी स्टोइकियोमेट्रिक दोष था आपका। तो शॉर्टकी त्रुटि में क्या होता है दोस्तों, ताप में वृद्धि करने से धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, उसे शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। अब चूंकि धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो गए तो इसके घनत्व में अंतर होगा, अर्थात इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो अणु के गायब हो जाने से कम घना हो जाएगा और इसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है आपका। उसी प्रकार से जो फ्रेंकेल त्रुटि है उसमें क्या होता है, धन आयन अपने स्थान छोड़कर ये अंतराकाशी स्थान में रहता है, इसलिए इसके घनत्व में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जितने आयनों की संख्या है वही है, लेकिन इसका परावैद्युतांक जो है आपका कम हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, दूसरा है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, अर्थात धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसमें धन आयन की संख्या अधिक हो जाए, देखिए धन आयन की संख्या अधिक हो गया और ऋण आयन की संख्या कम,
तो इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। और मान के चलिए कि धन आयन अपना स्थान छोड़कर किसी रिक्त स्थान में आ गए एक से अधिक, तो भी देखिए ऋण आयन और धन आयन की संख्या का अनुपात अलग अलग है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों अशुद्धता त्रुटि। जब भी किसी शुद्ध ठोस में अन्य ठोस की शुद्धि मिला दिया जाए तो उसे अशुद्धता त्रुटि कहते हैं। अर्थात अशुद्धता त्रुटि कब उत्पन्न होगा? अशुद्धि के कारण। तो किसी भी शुद्ध क्रिस्टल में जब पांच प्रकार के अन्य ठोस की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अर्थात शुद्ध था तो चालक था, अशुद्धि मिलाने से क्या बन गया? वो अर्धचालक। और जब 3 प्रकार के अन्य ठोस की अशुद्धि किसी शुद्ध क्रिस्टल में मिलाया जाता है तो उसे p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। और ये जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है इसी को डोपिंग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जब पंचसंयोजी अर्थात 5 प्रकार के परमाणुओं की शुद्धि मिलाई जाती है तो उसे n प्रकार का अर्धचालक बनता है। और जब शुद्ध क्रिस्टल में 3 प्रकार के ठोसों की शुद्धि मिलाई जाती है तो उसमें p प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। और एक ठोस में दूसरे ठोस की शुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय गुण। मान लीजिए ये कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी पदार्थ को रखा जाए और वो पदार्थ इस चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटने लगे अर्थात प्रतिकर्षित होने लगे, ये आपका कोई चुंबकीय पदार्थ है और ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये समझ लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को आप रखते हैं और यदि ये पदार्थ इस क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी हो सकता है। लकड़ी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आप इस चुंबकीय एरिया में रखेंगे तो उस स्थान से चला जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा होता है आपका अनुचुंबकीय। तो जब किसी पदार्थ को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? आकर्षित, तो उस पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और जब किसी पदार्थ को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अब देखिए, मान लीजिए कोई भी पदार्थ कॉपर का है या आयरन का है, तो यदि इसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि अधिक रहेगा तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो जानते हैं, जैसे फेरस का 26 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 10 2 12 से 18 और ये 3d8 18 और 8 26। तो देख रहे हैं लास्ट कक्षक में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको अयुग्मित दिखाई दे रहा है। तो जब अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस प्रकार से, तो अधिक मात्रा में जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसी पदार्थ में तो वह पदार्थ कहलाता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। और जब इस इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, एक आपको ऊपर की ओर है तो दूसरे का चक्रण नीचे की ओर, तीसरा ऊपर है तो चौथा नीचे की ओर, पांचवा ऊपर है, तो यदि दिशा विपरीत होगा एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का तो उसको फेरी चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में रहे, तीसरा विपरीत दिशा में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में, तो ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अर्थात देखिए, जो पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है, जो पदार्थ पूरी तरीके से युग्मित रहते हैं वो प्रतिचुंबकीय है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अनुचुंबकीय है, और जिसमें अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लौह चुंबकीय है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है वो प्रति लौह चुंबकीय है, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में, फिर तीसरा विपरीत दिशा में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिर तीसरा विपरीत दिशा में, उसे कहते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र में से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय, जो आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अब आता है आपका विद्युतीय गुण। तो जो पदार्थ, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है वो आपका सुचालक कहलाता है।
जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो कुचालक कहलाता है, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कुछ होता है और कुछ नहीं होता उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आपको पूरा समझ में आया? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।